हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नए प्रैक्टिस सेट में। इस समय हम लोग टीजीटी, पीजीटी और एलटी के लिए हिंदी भाषा में प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। यह प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा है, जो एक प्रैक्टिस सेट की नई सीरीज शुरू की गई है इस ऑनलाइन हिंदी विपिन कुमार चैनल के माध्यम से। इसके पहले बहुत सारे प्रैक्टिस सेट है, वह चैनल की प्लेलिस्ट में है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। अब नए रूप में नए सिरे से फिर से एक बार हम लोग प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, तो देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट को। मैं विपिन कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चैनल में नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो प्रश्नों की संख्या है वह 100 प्रश्न है और उसमें संस्कृत, हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य से महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया है। तो वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, इसमें जो पहला प्रश्न है, अर्जुनस्य वचनम द्वयम वाक्यम में अर्जुनस्य में कारक है। अर्जुनस्य वचनम द्वयम वाक्य में अर्जुनस्य में कारक कौन सा है यह बताना है। ऑप्शन आपको 4 दिए हुए हैं। करण कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक, इनमें से कोई नहीं। तो अर्जुनस्य वचनम द्वयम में जो वाक्य में कारक है वह है संबंध कारक, इसलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम के प्रवर्तक कौन है। यह महत्वपूर्ण सूक्ति है। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, यह जो कहा गया है वह किस आचार्य द्वारा कहा गया है। तो यह कहा गया है पंडित राज जगन्नाथ के द्वारा। ठीक है, यह काव्य के जो लक्षण बताए गए हैं वह पंडित राज जगन्नाथ के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे आपका सही होगा। आगे जो प्रश्न है वह दिया गया है कि वीर रस का स्थायी भाव क्या है। तो वीर रस का जो स्थायी भाव होता है वह होता है उत्साह। तो आपका यहाँ पे दूसरा उत्तर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तररामचरितम के रचनाकार कौन है। तो उत्तररामचरितम जो रचना लिखा गया है उसके रचनाकार हैं भवभूति। तो यह आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो देखिए, यानी, उज्ज्वल यहाँ पे दिए गए हैं और 4 ऑप्शन वाल्मीकि द्वंद्व, लेकिन यहाँ पे जो शुद्ध शब्द है वह यानी है। यानी को ध्यान से देख लीजिएगा, इसमें दीर्घ मात्रा रहती है, यानी यह शुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न है, मंगलसूत्र शीर्षक अधूरे उपन्यास के लेखक का नाम बताना है। तो मंगलसूत्र शीर्षक अधूरे उपन्यास के जो लेखक हैं वह हैं मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, इनका प्रसिद्ध उपन्यास है गोदान, जो 1936 में प्रकाशित हुआ था। और सेवा सदन, गबन, गोदान, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कर्मभूमि, यह सभी इनके प्रमुख उपन्यास हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका जो तीसरा है वह सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। केशव कही न जाए का कहिए, यह प्रसिद्ध काव्य कृति के रचयिता कौन है। केशव कही न जाए का कहिए, यह प्रसिद्ध पद किस काव्य कृति से लिया गया यह कहा गया है। तो तुलसीदास द्वारा रचित जो विनय पत्रिका है उससे यह पंक्ति ली गई है, केशव कही न जाए का कहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका जो चौथा है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कवि धूमिल का पूरा नाम क्या है, यह आपको बताना है। कवि धूमिल का पूरा नाम क्या था। तो कवि धूमिल का जो है संसद से सड़क तक, यह तो सुदामा पांडे धूमिल इनका पूरा नाम है। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरद झुकी झुकी परत जिही चितवत इकबार, यह प्रसिद्ध दोहे जो लिखा गया है उसके रचयिता कौन है यह आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बिहारी घनानंद भूषण रसलीन। तो यह प्रसिद्ध पंक्ति है रसलीन का, इसलिए आपका चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि घुमक्कड़ शास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन है। तो हिंदी में घुमक्कड़ी जो प्रवृत्ति के लेखक हैं वह एक हैं राहुल सांस्कृत्यायन, उनका यह ग्रंथ है राहुल सांस्कृत्यायन का। आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि अ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों को मिलाकर ए हो जाता है, यह स्वर संधि क्या कहलाती है। तो देखिए, अ या आ के बाद या ई आए तो ये दोनों के स्थान पे जो हो जाता है वह किस में होता है। तो ए हो जाता है गुण संधि में। तो गुण स्वर संधि का यह नियम है। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा, यह ऑप्शन नंबर जो तीसरा यहाँ पे दिया गया है वह सही हो जाएगा, वैसे दूसरा होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनंत का सही संधि विच्छेद क्या होगा। अनंत का सही संधि विच्छेद क्या होगा यह बताना है। तो अनंत का जो सही संधि विच्छेद होगा, अन प्लस अंत से अनंत बन जाएगा। तो यह आपका पहला उत्तर यहाँ पे जो दिया गया है ऑप्शन नंबर पहला, वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो प्रश्नों की प्रैक्टिस करते रहिए, लास्ट तक जरूर देखिएगा।
जिस समास के पूर्व एवं उत्तर पद दोनों की प्रधानता समान रूप से होती है उसे कहते हैं, यानी जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं वह समास होता है द्वंद्व समास। ठीक है, वह द्वंद्व समास होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका जो तीसरा है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न है, सद्गति शब्द में समास होगा। यह पूछा गया एक शब्द है सद्गति, इसमें समास आपको बताना है। ऑप्शन 4 आपको दिए गए हैं। तो सद्गति शब्द में जो समास होगा वह तत्पुरुष समास होगा, इसलिए आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। श्लेष अलंकार होता है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन दिए हैं कि शब्दालंकार होता है, अर्था होता है, उपयुक्त में से सबसे अलग या उभयालंकार। तो श्लेष अलंकार जो होता है वो शब्दा होता है। अनुप्रास, यमक, श्लेष यह सभी क्या होते हैं, शब्दालंकार। तो ऑप्शन नंबर आपका जो पहला है वह सही हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब क्या होता है, यानी कौन सा अलंकार होता है जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त किया जाए तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, तब वहाँ पे हो जाता है उत्प्रेक्षा अलंकार। जब उपमान में उपमेय का संभावना व्यक्त किया जाए तो वहाँ पे हो जाता है उत्प्रेक्षा अलंकार। आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है वह सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत होता है। मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत क्या होता है, तो दोहा में 13 और 11 होते हैं, 4 चरण। पहले और तीसरे में 13-13, दूसरे और चौथे में 11। इसी के ठीक उल्टा सोरठा होता है, जिसके पहले और तीसरे में 11-11 और दूसरे और चौथे में 13-13। तो यहाँ पे उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा सोरठा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपके 4 सही हो जाएगा। रोला सममात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक में 24-24। चौपाई भी सममात्रिक छंद है, प्रत्येक चरण में जो होता है वह 16-16 मात्रा है। छप्पय विषय मात्रिक छंद है। ठीक है, यह 2 से बना होता है छप्पय। ठीक है, रोला और उलाला से छप्पय बनता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। छप्पय में होता है, वही प्रश्न दिया गया है, छप्पय में होता है तो इसके प्रथम 4 चरण रोला के होते हैं और अंतिम 2 चरण उलाला के, यह छप्पय होता है। तो आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सही हो जाएगा। छप्पय जो होता है वह विषम मात्रिक छंद है, इसके प्रथम 4 चरण में रोला के और अंतिम 2 चरण उलाला के होते हैं। यह आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भरत के रससूत्र के व्याख्याता आचार्य शंकुक का सिद्धांत क्या कहलाता है। तो भरत के रससूत्र के जो व्याख्याता आचार्य शंकुक हैं उनका जो सिद्धांत है वह अनुमतिवाद। इस कारण से यहाँ पे आपका जो दूसरा ऑप्शन है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ के प्रणेता कौन है। तो काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ के जो प्रणेता हैं वह आचार्य विश्वनाथ हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आचार्य मम्मट हैं। तो आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द बताना है। शुद्ध शब्द देखिए जो लिखा गया है इस ऑप्शन में वह जिजीविषा यह वाला जो सही है लिखा गया है। इस कारण से यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो दूसरा है उसे ध्यान से देख लीजिएगा, जिजीविषा का शुद्ध रूप यह है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी आती है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती है। ठीक है, पूर्वी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती है, लेकिन भोजपुरी नहीं आता है, यह बिहारी हिंदी के अंतर्गत आता है। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो नहीं है वह बिहारी हिंदी। तो ऑप्शन नंबर आपका जो दूसरा है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है, यह बताना है। अवधी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, यह सही बात है। ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, यह भी सही है। खड़ी बोली पश्चिमी में आता है, लेकिन भोजपुरी अभी बताएं यह आता है बिहारी हिंदी के अंतर्गत। तो यह युग्म गलत है, इस कारण से यहाँ पे जो उत्तर सही हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लिखा गया दिया है कि बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा क्या है। तो देखिए बौद्ध धर्म से जो भी साहित्य लिखे गए हैं उसकी भाषा पाली है। ठीक है, और जैन धर्म से जो लिखे गए हैं वह प्राकृत हैं। तो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा पाली है, इस कारण से आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है, किससे हुई है। तो खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है सौरसेनी अपभ्रंश से। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो तीसरा दिया गया है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा यह सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं,
हिंदी के स्पर्श व्यंजनों में पांचों वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण क्या होते हैं? देखिए, दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं महाप्राण व्यंजन, दूसरा और चौथा महाप्राण होता है, पहला, तीसरा, पांचवा यह अल्पप्राण होता है। तो यहाँ पे दिया है दूसरा और चौथा, इस कारण से यह ऑप्शन नंबर जो दूसरा है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कांच का पर्यायवाची शब्द है, यह आपको बताना है। तो कांच शब्द का पर्यायवाची जो शब्द होता है वह होता है शीशा। तो यहाँ पे आपका जो पहला ऑप्शन है वह क्या होगा? सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या है, यह बताना है। खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या है, यह आपको बताना है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ है वीर गति को प्राप्त हो जाना। वीर गति को प्राप्त हो जाना। आपका ऑप्शन नंबर जो तीसरा है वह सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ असंभव होना नहीं होगा? असंभव होना, देखिए खरगोश के सींग निकलना असंभव है, पानी से घी निकलना असंभव है, बालू से तेल निकलना यह भी असंभव कार्य है, चांद पे थूकना यह असंभव कार्य का अर्थ नहीं देता है। यह होता है किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति पर इल्ज़ाम लगाना, यह चांद पे थूकना होता है। ठीक है, तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो दिया गया, उद्गम की दृष्टि से अमीर है। अमीर शब्द देखिए किस भाषा का शब्द है? तो वह विदेशी भाषा का शब्द है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य संकलनों में से किसके कवि अरूण कमल हैं? अरूण कमल किसके कवि हैं? तो अरूण कमल का देखिए, चांद का मुंह टेढ़ा जो दिया गया है यह मुक्तिबोध का है। ठीक है, अपनी केवल धार यह जो दिया गया है वह अरूण कमल का है। केवल अपनी धार यह अरूण कमल का है। ठीक है, तो यह आपका चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग का साड़ शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? आपको ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। वारेन हेस्टिंग का साड़, इस कहानी के लेखक स्वयं प्रकाश, अरूण प्रकाश, इनमें से कोई नहीं। चौथा ऑप्शन दिया है उदय प्रकाश। तो वारेन हेस्टिंग का साड़, इस कहानी के लेखक उदय प्रकाश है। इनका तिरीछ, ठीक है, मोहनदास, यह सभी कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। तो आपका चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से इनमें अशुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताना है। तो देखिए, यानी का जो शुद्ध रूप होता है यह होता है, अशुद्ध क्या हो जाएगा? यह। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। तो यहाँ पे उपर्युक्त का जो शुद्ध रूप है चार ऑप्शन में, वह आपको पहला ऑप्शन में दिया गया है। तो पहला आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, सद्य स्नाता शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश पर लागू होता है? तो सद्य स्नाता शब्द जो है वह जिसने अभी अभी स्नान किया हो उसे कहते हैं सद्य स्नाता। तो आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यह आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तिमिर का शुद्ध विलोम शब्द क्या होगा? तिमिर शब्द का शुद्ध विलोम शब्द होता है आलोक। यह आपका चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो कमल का पर्यायवाची जो होता है वह सरोज होता है, पंकज होता है, जलजात होता है, लेकिन जलद या बादल का होता है। इसलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो तीसरा है वह सही हो जाएगा। जलद का कमल का पर्यायवाची जलद नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न जो दिया गया है वह क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आय, व्यय, नहर, लहर, यहाँ पे पुल्लिंग शब्द व्यय है। ठीक है, पुल्लिंग शब्द क्या है? व्यय है। आपका ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो कवि का स्त्रीलिंग जो होता है वह होता है कवयित्री। यहाँ ध्यान से देख लीजिएगा, यह शुद्ध रूप है कवयित्री का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका जो दूसरा है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? वाक्य कौन सा शुद्ध है? सीता ने यह कहा, सीता ने यह कही, सीता यह कही। तो ये सीता ने यह कहा, यह आपका पहला उत्तर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है, इनमें से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा है, ये आपको बताना है। तो रामविलास शर्मा जिस ग्रंथ के लेखक हैं वह हैं भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। ठीक है, हिंदी साहित्य की भूमिका, यह जो दिया गया है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप, यह राहुल सांस्कृत्यायन का है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर होगा भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरी परंपरा की खोज के लेखक कौन है, ये आपको बताना है।
दूसरी परंपरा के खोज लेखक जो हैं वे हैं नामवर सिंह। दूसरी परंपरा की खोज के जो लेखक हैं वह कौन है? नामवर सिंह। आपका दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा ललित निबंधकार नहीं है? देखिए, ललित निबंधकार में आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेर नाथ राय, और जो आते हैं वह आते हैं विद्यानिवास मिश्र। जो नहीं आते हैं वह हैं रामचंद्र शुक्ल। इस कारण से यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न जो दिया गया है, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, इस शीर्षक निबंध के लेखक का नाम क्या है? ये आपको बताना है। बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, इस शीर्षक निबंध के जो लेखक हैं वह विद्यानिवास मिश्र हैं। इस कारण से आपका जो उत्तर सही होगा ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही हो जाएगा। हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम क्या है? तो हंस पत्रिका के संस्थापक जो थे वह मुंशी प्रेमचंद। आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष जो है वह 1943 है। इसके संपादक अज्ञे जी हैं। 4 तार सप्तक संपादित हुए थे। दूसरा तार सप्तक है 1951 में, 1951 में। तीसरा है 1959 में, और चौथा है 1979 में। चारों तार सप्तक के जो संपादक हैं वह अज्ञे जी हैं, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, हरी घास पर क्षण भर शीर्षक काव्य के रचयिता कौन है? हरी घास पे क्षण भर इस संकलन के जो रचयिता हैं वह अज्ञे जी हैं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा के लेखक कौन है? तो आवारा मसीहा के जो लेखक हैं वह विष्णु प्रभाकर हैं। आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध हैं? ऑप्शन यहाँ पे आपके दिए गए हैं। किस कविता के? तो अंधेरे में जो कविता दिया गया है उसके रचयिता कौन है? यह मुक्तिबोध की ध्वनि है। राम की शक्ति पूजा यह जो है वह निराला का साध्य बिड़ागे जी का पेसोलो की प्रतिध्वनि या जयशंकर प्रसाद का है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? तो देखिए, जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास है इरावती, और मुंशी प्रेमचंद का मंगलसूत्र। तो यहाँ पे पूछा गया है जयशंकर प्रसाद का, तो आपका यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न है, बामन दास इनमें से किस उपन्यास का पात्र है? देखिए, मैथिली शरण गुप्त द्वारा फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखा गया उपन्यास है मैला आंचल। मैला आंचल यह उपन्यास के पात्र है बामन दास। प्रति परिकथा भी फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा है। बलचनमा नागार्जुन का है। गोदान मुंशी प्रेमचंद का है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरी कसम फिल्म किस कहानी की लेखक पे बनाई गई है? यानी तीसरी कसम जो बनाया गया है वह उन्हीं की कहानी है, फणीश्वरनाथ रेणु की। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम के पर बनाई गई फिल्म है, फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित यह कहानी है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका यहाँ पे सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है, भारत मित्र पत्र प्रकाशित होता था। तो भारत मित्र जो प्रकाशित होता था वह कलकत्ता से प्रकाशित होता था। इस कारण यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजेंद्र यादव एवं मन्नू भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास क्या है? तो इनके द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया जो उपन्यास है वह 1 इंच मुस्कान है। यहाँ पे आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? क्या भूलूं क्या याद करूं यह जो आत्मकथा है यह हरिवंश राय बच्चन जी का है। तो आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर की जो प्रसिद्ध कृति उर्वशी, उस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि कौन है? तो अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के जो कवि हैं वह हैं सुमित्रानंदन पंत जी। तो आपका ऑप्शन नंबर जो तीसरा है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास राही मसूम राजा द्वारा लिखा गया है? तो आधा गांव यहाँ पे है वह, ठीक है, यह आधा गांव जो लिखा गया है वह राही मसूम राजा द्वारा। नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट द्वारा, काला जल शाही द्वारा पुनर्न्या यह तो होता है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। बाण भट्ट की आत्मकथा यह हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है। इस कारण से ऑप्शन नंबर जो 4 है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न जो दिया गया है, चंद्रावली नाटिका के लेखक कौन है ये आपको बताना है।
तो चंद्रावली नाटिका के जो लेखक हैं वह कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न है, कवि वचन सुधा थी। कवि वचन सुधा क्या थी? एक पत्रिका थी जो प्रकाशित हुआ था किसके द्वारा? वह प्रकाशित हुआ था भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब शुरू किया था? तो सरस्वती पत्रिका जो शुरू हुई थी वह 1900 में, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका 1903 से 1920 ईस्वी तक इसका संपादन किए थे। इस कारण से यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो तीसरा है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, अष्टछाप के संस्थापक कौन थे? तो अष्टछाप के संस्थापक जो थे वह विट्ठलनाथ थे। वह 1565 ईस्वी में इन्होंने 4 अपने शिष्य, 4 वल्लभाचार्य के शिष्य को लेकर विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना किया था। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, एक भारतीय आत्मा निम्न में से किस कवि का उपनाम था? तो एक भारतीय आत्मा के नाम से जाने जाने वाले जो हैं वह माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही होगा ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन थी? ईदगाह, ठाकुर का कुआं, कफन, बड़े घर की बेटी। तो ईदगाह यहाँ पे देखिए, कफन जो हो जाएगा वह इनकी आखिरी कहानी है। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद का ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। आधुनिक काल की किस काव्य धारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? तो आधुनिक काल की जो रहस्यवाद की भावना पाई जाती है वह छायावाद में। छायावाद के कवि जो हैं वह रहस्यवाद भी लिखे हैं। तो ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे सही होगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किए गए कवि हैं। तो देखिए, दिनकर को ज्ञानपीठ मिल गया है, सुमित्रानंद पंत को, नरेश मेहता को, लेकिन जयशंकर प्रसाद को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली क्या है? तो रामचरितमानस जो लिखा गया है अवधी भाषा में, तुलसीदास का एक श्रेष्ठ महाकाव्य है जो दोहा और चौपाई शैली में लिखा गया है। इस कारण से ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, बिहारी रीतिकाल कवि हैं किसके? रीतिकाल में किस काव्यधारा के? तो रीति सिद्ध काव्यधारा के। तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका यहाँ पे सही होगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, भूषण 2 राजाओं के दरबारी कवि थे। इनमें पहले शिवाजी थे और दूसरे कौन थे? दूसरे थे छत्रसाल दशक। तो ऑप्शन नंबर छत्रसाल दशक इनकी एक रचना है जो इन पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। शिवाजी पहले थे और छत्रसाल जी दूसरे थे। ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कृष्ण गीतावली नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो कृष्ण गीतावली जो रचना लिखा गया है वह तुलसीदास द्वारा। ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे क्या होगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अवधी एवं ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि कौन है? तो अवधी एवं ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले तुलसीदास है। इनकी जैसे कवितावली, विनय पत्रिका, यह सभी ब्रज में है, रामचरितमानस अवधी में है। तो दोनों में रचना करने वाले कवि हैं यह जो हैं वह तुलसीदास। ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से इनमें सबसे पुराने कवि कौन है? तो तुलसीदास राम भक्ति काल के हैं, बिहारी रीति काल के, सूरदास भी भक्ति काल के, लेकिन विद्यापति आदि काल के हैं। इस कारण से यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो चौथा है वह क्या होगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? यह आपको बताना है। तो सुजान जो प्रेमिका थी वह घनानंद की। ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पे सही होगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, इन मुसलमान हरिजन पै कोटिक हिंदू वारिये, यह लिखने वाले कवि कौन है? तो यह प्रसिद्ध पंक्ति जो लिखा गया है वह भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपके सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? तो यह प्रसिद्ध प्रश्न है, सरल प्रश्न है। यह महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा के नाम पे द्विवेदी युग का नाम पड़ा था। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम क्या है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास जो सबसे पहले लिखा गया था वह गारसाद तासी द्वारा। ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है, स्तवार दलाल त्रेतुर एंदु हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ लिखने वाले कवि कौन है? तो स्तवार दलाल त्रेतुर एंदु हिंदुस्तानी यह जो लिखा गया है वह गारसाद तासी द्वारा लिखा गया है। आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा क्या है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की जो सीमा है वह विक्रम संवत 1050 से 1375 ईस्वी तक है, विक्रम संवत तक है। ऑप्शन नंबर आपका पहला यहाँ पे सही हो जाएगा। आल्हाखंड नामक काव्य ग्रंथ का दूसरा नाम क्या है? तो परमाल रासो जो लिखा गया है जगनी के द्वारा, उसका दूसरा नाम आल्हाखंड है। तो इस कारण यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है वह सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है निर्गुण का ज्ञानाश्रय शाखा का दूसरा नाम क्या है? तो निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा का दूसरा नाम है संत साहित्य। तो आपका ऑप्शन नंबर जो दूसरा है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो दिया गया है वह क्या है? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अष्टछाप के कवि नहीं है, कौन नहीं है यह आपको बताना है। तो अष्टछाप के जो कवि हैं वह सूरदास, नंददास, छिदस्वामी है, लेकिन मलुकदास नहीं है। इस कारण से यहाँ पे ऑप्शन में जो दूसरा है वह क्या होगा? सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि कौन हैं? तो अमीर खुसरो हैं जो खड़ी बोली में सबसे पहले कवि करने वाले रचना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में केवल इतने ही प्रश्न को हम देखेंगे, अगले वीडियो में हम लोग और प्रश्नों को लेकर आएंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।